आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार के राजकीय महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ से मैं सुनीता फुलवारिया इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास को देखने वाले विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो क्लास का अध्ययन कर रहे हैं वह क्लास है सैयद वंश का इतिहास। सैयद वंश की इस स्थापना की बात करें तो सैयद वंश का इतिहास तुगलक वंश के बाद में आया था। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इससे पहले की वीडियो में सल्तनत वंश के तुगलक वंश का अध्ययन कर लिया। अब तुगलक वंश के बाद जिस वंश ने सल्तनत काल में शासन किया वो सैयद वंश था। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना खिज्र खां ने की थी और जो शासक हुए इसके अंदर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। और इस वंश का अंत हो जाता है और इस वंश के बाद में एक नया राजवंश दिल्ली सल्तनत में आता है। अब हम एक एक करके सैयद वंश के शासकों के बारे में बात करते हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज होने का दावा करता था। संभवतः उसके वंशज अरब से मुल्तान आकर बस गए थे। उसका पिता का नाम मलिक सुलेमान था। फिरोज शाह तुगलक ने उसे मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। इस वीडियो को देखने वाले व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगी कि जो कंपटीशन के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह से पूछे जाते हैं कि मोहम्मद साहब का वंशज होने का दावा कौन सा वंश करता है या कौन सा शासक करता है। तो इसमें खिज्र खां का नाम आता है और वंश की बात करें तो सैयद वंश का नाम आता है। 1395 में शाही वजीर मल्लू खां इकबाल के छोटे भाई सारंग खां के द्वारा मुल्तान से निष्कासित करने पर शरण हेतु मेवात के प्रदेश चला गया। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के समय खिज्र खां ने उसकी पूर्ण सहायता की थी, जिसके बदले में तैमूर ने वापस समरकंद लौटते समय पुरस्कार स्वरूप उसे लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। दूसरा क्वेश्चन कि तैमूर की सहायता किसने की थी। अंत में 1414 में उसने दौलत खां लोधी से दिल्ली के सिंहासन को छीनकर सैयद वंश की स्थापना की। जीवन भर स्वयं को तैमूर के वंशजों का प्रतिनिधि मानने के कारण उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तैमूर के वंशजों का प्रतिनिधि अपने आप को कौन मानता था? तो प्रतिनिधि अपने को मानने वाला खिज्र खां। और वंशज होने का दावा भी कौन करता था? पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज होने का दावा भी खिज्र खां ही करता था। अब जब इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तो इसे कौन सी उपाधि धारण की? इसे उपाधि धारण की रैयत आला जैसी उपाधि से संतुष्ट रहा। उसका समकालीन तैमूरी शासक शाहरुख था, जो तैमूर का पुत्र था। 1300 मई 1421 में दिल्ली में उसने सिक्कों पर तुगलकी वंशों के शासक का नाम ही रहने दिया। यद्यपि कोई महान साम्राज्यवादी शासक नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी पंजाब, सिंध, मुल्तान को दिल्ली सल्तनत में शामिल करना। खिज्र खां ने पंजाब, सिंध, मुल्तान को दिल्ली में शामिल किया।
फरिश्ता उसके शासन में जनता संतुष्ट प्रसन्न थी। परिणामतः युवा, वृद्ध, दास, अमीर, स्त्री, पुरुष सभी ने उसकी मृत्यु पर काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया। अब जिसको जनता पसंद करेगी, अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो दुख तो प्रकट करेगी। तो फरिश्ता के अनुसार हम ये मानते हैं कि जनता उससे संतुष्ट और प्रसन्न थी। इसके पश्चात जो शासक बनता हुआ है मुबारक शाह। मुबारक शाह का टाइम पीरियड 1421 से लेकर 1434। खिजरा खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली का शासक बना। तैमूरी आधिपत्य का स्वीकार कर स्वतंत्र शासक के रूप में उसने शाह की उपाधि धारण की। खिजरा खां ने उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन खिजरा खां के पुत्र मुबारक शाह ने ये शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम से खुतबा भी पढ़वाया, अपने ही नाम के सिक्के भी जारी किए। जबकि खिजरा खां ने तुगलक वंशकों के शासकों का नाम ही सिक्कों पर रहने दिया। सुल्तान एफएसटी द्वारा प्रतिपादित वंशानुगत जागीर प्रथा को समाप्त कर उन्हें पुनः इक्ता प्रथा को लागू करने का प्रयास किया। ऐसा करना वस्तुतः उसका क्रांतिकारी कदम था। यमुना नदी के किनारे राजधानी से कुछ दूरी पर उसने मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की। फरवरी 34 को जबकि वह अपने द्वारा निर्मित नए नगर का निरीक्षण कर रहा था, उसके विद्रोही वजीर सरवर उल मुल्क ने विशेष षड्यंत्र के द्वारा हत्या कर दी। मुबारक शाह अपने वंश के अन्य सभी शासकों से कहीं अधिक योग्य विद्वान व्यक्ति था। तारीख मुबारक शाही, जिसकी रचना याह्या बिन अहमद सरींदी ने की थी। यह रचना फारसी में। याह्या बिन अहमद सरींदी मुबारक शाह का दरबारी विद्वान था। मुबारक शाह के पश्चात जो शासक बनता है मोहम्मद शाह बनता है, जो मुबारक शाह का भतीजा था और उसका पूरा नाम मोहम्मद बिन फरीद खां था और मोहम्मद शाह के नाम से वह शासक बनता है। अपेक्षाकृत रूप से वह अयोग्य विलासी शासक था। लाहौर सरींद के सूबेदार बहलोल लोदी द्वारा विभिन्न अवसरों पर सहयोग करने के कारण मोहम्मद शाह ने अनुग्रहित होकर से खाना बहलोल को उपाधि प्रदान की और उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। यह भी याद रखने योग्य बात है कि बहलोल लोदी को किसने अपना पुत्र कहा, तो मोहम्मद शाह ने। सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह ने, जिनका शासनकाल 1434 से लेकर 1445 तक का था, ने कहा था। और बहलोल को उपाधि कौन सी दी थी? खाने खान। इसके पश्चात जो शासक हुआ अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह का टाइम पीरियड 1445 से लेकर 1451। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुआ। वह सैयद वंश का अंतिम शासक था। वजीर हमीद खां से झगड़ा होने पर एक कमज़ोर अयोग्य शासक होने के कारण 1448 में वह राजधानी बदायूं चला गया और अंत में स्थायी रूप से वह यहीं बस गया। इस नाजुक परिस्थितियों में 1450 में एक विशेष षड्यंत्र द्वारा महत्वाकांक्षी सरदार बहलोल लोदी ने वजीर हमीद खां की हत्या कर दी, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। सैयदों के प्रति कृतज्ञता की नीति का अनुसरण करते हुए जब बहलोल ने सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली आने हेतु निमंत्रित किया, तो जवाब में अलाउद्दीन ने लिख भिजवाया कि चूँकि मेरा पिता तुम्हें पुत्र कह पुकारता था और मुझे भी अपनी मामूली ज़रूरत की व्यवस्था के लिए बदायूं का छोटा सा परगना ही प्राप्ति है, अतः दिल्ली का साम्राज्य हमेशा के लिए मैं तुम्हें देता हूँ। अलाउद्दीन आलम शाह ने अपना साम्राज्य किसको दे दिया?
बहलोल लोदी को दे दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी पूरी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए योग्य शासक सिद्ध होगी। इस प्रकार सल्तनत का संपूर्ण राज्य किस्मत के धनी बहलोल लोदी को प्राप्त हो गया। अप्रैल 1451 में उसने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर एक नए राजवंश लोदी वंश की स्थापना की। बदायूं की इकता अलाउद्दीन के पास ही रहने दी, जहां 1474 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक अलाउद्दीन आलम शाह वहीं रहा। इस प्रकार 37 वर्षों के दुर्बल नगण्य शासन के बाद सैयद वंश समाप्त हो गया। मुल्तान के छोटे से राज्य से आरंभ होने वाला यह वंश अंततः बदायूं की इकता में ही समाप्त हो गया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा, लेकिन दिल्ली सल्तनत के पतित होने के नाजुक मोड़ पर अगले राजवंश के आगमन तक उसे बनाए रखने में इस वंश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब हम आगे की वीडियो में लोदी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो मध्यकालीन भारत के अध्ययन के इतिहास में और सैयद वंश के इतिहास की जानकारी देने के लिए में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।